जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 40। आज के लेक्चर में हम कल के लेक्चर में जो स्कैमा डिस्कस किया था हमने 3 टाइप्स ऑफ स्कैमा, आज उनका कंपैरिजन देखेंगे और एक नया कंसेप्ट है हमारा डाटा मार्ट, ये स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर छोटा भी है, इजी भी है, ठीक है। इसमें शायद ही कोई आपको नई चीज़ सीखने को मिले। कंसेप्ट है एक छोटा सा नया डाटा मार्ट, ये सिर्फ हम सीखेंगे। बाकी कंपैरिजन है वो आपको पता है, वो कल हमने स्टडी किया था, उसकी रेपिटेशन ही है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्विज से, ताकि पता चले कल का लेक्चर आपको किस हद तक मजा आया। लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए और तैयार है तो बताइए। हैं जी तैयार? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, CRN जरूर लिख लीजिएगा पहले। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा, पहली चीज आप नोट करें, वो कह रहा है कि मल्टीपल सोर्सेज से हमने एक ही वेयर हाउस में डाटा कलेक्ट करना है। मल्टीपल सोर्सेज से, क्या डाटा वेयर हाउसिंग में ऐसा ही होता है कि मल्टीपल सोर्सेज होते हैं और आप उन सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे हम स्टोर कर देते हैं, जो कि वेयर हाउस कहलाती है। ये स्टेज क्या कहलाती है? डाटा एक्विजिशन लेयर। शाबाश। एक तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था ETL में, और फिर इसके बाद हमने डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर में भी ये कंसेप्ट स्टडी किया था कि 4 लेयर्स होती हैं डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर की। कौन कौन सी? एक्विजिशन, स्टेजिंग, एक्विजिशन के बाद स्टेजिंग, फिर उसके बाद स्टोरेज, और फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। मैन्युफैक्चरिंग फर्म हिस्टोरिकल प्रोडक्शन डाटा को ऑर्गेनाइज करती है फैक्ट्स और डायमेंशन टेबल में। किस लिए? ताकि इसको स्पीड अप किया जा सके। विच लेयर ऑफ द डाटा वेयरहाउस सपोर्ट्स दिस स्ट्रक्चर? अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, हिस्टोरिकल डाटा को वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, उसको एक्वायर किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, उसकी हमने स्टेजिंग। स्टेजिंग में क्या करते थे, क्लीनिंग ऑफ डाटा। लेकिन यहां पे क्लीनिंग ऑफ डाटा की बात तो नहीं कर रहा, यहां पे क्या कह रहा है, हमने उसको स्टोर किया अपने, और हमने उसको किस फॉर्म में स्टोर किया? हाँ जी, फैक्ट और डायमेंशन टेबल की फॉर्म में। तो ये स्टोरेज में हम उसको फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल में क्लासिफाई करते हैं ना, और फिर उसके बाद फैक्ट और डायमेंशन टेबल का जो आपस में स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप या लिंकिंग क्रिएट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्कैमा। स्कैमा डिजाइनिंग भी हमारी स्टोरेज पे होती है, स्टोरेज के बाद। तो ये जो है स्टेज हमारी कौन सी? डाटा स्टोरेज लेयर। आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो तरतीब से आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट,
डिफरेंट सिस्टम से डाटा इंपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन वो कह रहा है हम इसको क्या कर रहे हैं, डाटा जो इंपोर्ट कर रहे हैं इसमें हम डुप्लीकेशन को रिमूव कर रहे हैं। हाँ जी, ये स्टेजिंग एरिया, ये करेक्ट। पावर बीआई टैब्ल्यू के जरिए से हमारा डाटा यूजर को हम प्रेजेंट करते हैं डैशबोर्ड्स के जरिए। कह रहे हैं विच लेयर्स ऑफ डाटा वेयर हाउस नेबल दिस इंटरेक्शन, प्रेजेंटेशन लेयर। शाबाश। इजी। कौन सा सीक्वेंस होता है हमारा, लेयर्स, एक्विजिशन, स्टेजिंग, स्टोरेज, प्रेजेंटेशन, डी। एक फैक्ट टेबल है, बहुत से डायमेंशन टेबल है, बस और कुछ नहीं है। एक फैक्ट टेबल है, बहुत से डायमेंशन टेबल्स है, स्टार स्कीमा। एक फैक्ट टेबल, बहुत से डायमेंशन टेबल, डायमेंशन टेबल के सब डायमेंशन टेबल, ये क्या होगा, स्नोफ्लेक। एक फैक्ट टेबल, बहुत से डायमेंशन टेबल, फिर एक फैक्ट टेबल जो जिसका जो के डायमेंशन टेबल को शेयर कर रहे हैं, गैलेक्सी। तो ये हमारा तो सिंपल उसने पूछा है, ये स्टार स्कीमा है। Logistic company prefers schema that is simple, user friendly, provide fast query response, even though it stores some redundant data. अगर चाहे कि redundant data क्यों ना स्टोर हो जाए। अच्छा, redundant data स्टोर हो सकता है, स्टार में redundant data स्टोर हो सकता है, क्योंकि एक टेबल जो है उसको फर्दर सब टेबल में डिवाइड करते हैं, तो पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इतनी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। स्टार में नॉर्मलाइज, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन क्या करती है, वो जो डाटा रिपीट हो रहा है हमारा रिडंडेंट डाटा है उसको रिमूव कर देती है, मेन टेबल में से रिडंडेंट डाटा को रिमूव कर देती है नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, तो स्टार में सब डिवीजन नहीं होती टेबल्स की, तो किस में होती है सब डिवीजन, स्नोफ्लेक। अच्छा, तो फिर इसका मतलब उसमें नॉर्मलाइजेशन होती होगी, स्नोफ्लेक में नॉर्मलाइजेशन होती है, स्टार में नहीं होती, वो डीनॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर है स्टार। ओके ओके ओके। तो ये कह रहा है कि भैया चाहे रिडंडेंट डाटा हो, सिंपल रखना है, अहम अल्फाज नोट करें, ये आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यूज में काम आएंगे। सिंपल है, एग्री करते हैं, यूजर फ्रेंडली है, आसान है, फास्ट क्वेरी रिस्पांस, क्योंकि मल्टी लेयर्स है ही नहीं। ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। स्टार के मेंबर स्ट्रगल स्केल व्हेन एडिंग मल्टीपल प्रोडक्ट। जाहिर है डायरेक्ट लिंक बनाना है मल्टीपल, वो स्ट्रक्चर हमारा बढ़ता जाएगा। स्केलेबिलिटी लगता है मुझे मसला है।
स्केलेबिलिटी का ही, ओके ओके। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्केलेबिलिटी से मुझे याद आया, क्या आप स्टूडेंट्स ऐसे अल्फाज को नोट कर रहे हैं जो कि नॉर्मल आप इंग्लिश में यूज नहीं करते, यानी आपके लिए जो टेक्निकल वर्ड है इस सब्जेक्ट में, मैंने आपको बताया ना, जो टेक्निकल वर्ड्स हों जो आपको फर्स्ट रीडिंग में समझ में ना आए, वो अल्फाज आपने अलग से लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना रहे हैं ना, वो अल्फाज आप मुझे देंगे, वीकेंड में मैं आपसे ये अल्फाज लूंगा, सारे चैप्टर्स के रिवीजन कर रहे हैं ना टर्म टेस्ट की, और उसकी बेस पे मैं आपको वोकैबुलरी बिल्डर टाइप आपका कोई चीज़ बनाऊंगा जिससे आप उन अल्फाज को मीनिंग को भी समझ सकें और आपकी वो फ्लो में भी आ सके, ऐड हो सके। आपको जब आगे रीडिंग कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, हर्डल ना हो अंडरस्टैंडिंग में। हाँ जी, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए। नॉर्मलाइज डायमेंशन टेबल्स, स्टार तो निकल गया, नॉर्मलाइजेशन कर दिए हैं डायमेंशन टेबल को ताकि प्रोडक्ट्स जो है उसकी कैटेगरी अलग में। ठीक है, तो ये कौन सा वाला? स्नोफ्लेक स्कैम है। ये थोड़ा सोचने वाला। मल्टीनेशनल बैंक, रीजन, कंट्री, ब्रांचेस हैं टू मेन डाटा इंटीग्रिटी। विच स्कीमा स्ट्रक्चर शुड इट यूज? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, स्नोफ्लेक में भी और गैलेक्सी में भी। ओ गैलेक्सी तो है नहीं, ठीक है ठीक है ठीक। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो स्नोफ्लेक भी उसको डील करता है और गैलेक्सी भी, लेकिन फर्क क्या है? गैलेक्सी जो है वो मल्टी डिपार्टमेंटल मॉडल है, वो एंटरप्राइज लेवल पे यानी पूरी कंपनी लेवल पे अप्लाई किया जाता है। सिंपल जॉइंस एंड क्विक रिजल्ट्स, ये तो स्टार की बात कर रहा होगा। अदर रिक्वायर्स मोर जॉइंट्स consistent through normalization. What differentiate the second model? हाँ, सेकंड मॉडल कौन सा है जिसमें नॉर्मलाइजेशन की है? ये तो स्नोफ्लेक स्कैम। ओके करेक्ट। गैलेक्सी स्कैमा में नॉर्मलाइजेशन कंफर्म नहीं है। इसमें ये चीज़ तो कंफर्म है कि आपके जो डिफरेंट फैक्ट टेबल होंगे और वो सेम डायमेंशन को शेयर कर रहे होंगे, लेकिन वो जिस डायमेंशन को शेयर कर रहे हैं वो उसकी आगे सब डायमेंशन है या नहीं, ये कंफर्म नहीं है। स्नोफ्लैक में फोकस किसके ऊपर है? एक डायमेंशन के सब डिवीजन के ऊपर, सब डायमेंशन के ऊपर, ये मेन पॉइंट है। और गैलेक्सी में फोकस किसके ऊपर है कि मल्टीपल फैक्ट टेबल हैं जो कि डायमेंशन टेबल शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ डायमेंशन टेबल के ऊपर फोकस है, सब डिवीजन ऑफ डायमेंशन टेबल के ऊपर फोकस नहीं है। वो मे भी सब डिवीजन हो मे भी ना हो, भाई समझ रहे हैं? स्नोफ्लेक का फोकस किसके ऊपर है? सब डिवीजन ऑफ डायमेंशन टेबल के ऊपर। और गैलेक्सी का फोकस किसके ऊपर है? गैलेक्सी स्कीमा का शेयरिंग ऑफ डायमेंशन टेबल, सब डिवीजन के ऊपर नहीं। तो मे भी गैलेक्सी में सब डिवीजन हो मे भी ना हो, समझ ले 50-50 चांस है। पार्शल या मॉडरेट कह ले या जो भी कहना, 50-50। सेल्स का फैक्ट टेबल अलग है, इन्वेंट्री का अलग है, प्रोक्योरमेंट का अलग है, उनको उसने इंटीग्रेट किया और डायमेंशन शेयर करवाई है। ओके
वो कौन सा स्कैमा होगा? गैलेक्सी, करेक्ट। Tech company wants to analyze both sales and production data using shared dimension. Which benefit best explain their choice of Galaxy schema? Cross analysis across multiple business areas. हाँ, simplicity of giants नहीं है, ये तो स्टार में होता है. Reduced redundancy through denormalization. हाँ जी, ये denormalization तो वैसे ही गलत है. रिडंडेंसी को रिड्यूस करना है तो नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी, इसमें तो दो गलतियां. अगर यहां पे होता है रिड्यूस रिडंडेंसी थ्रू नॉर्मलाइजेशन, फिर वो किसको रेफर कर रहा होता? फिर किसको? स्नोफ्लेक्स स्कैमा को. ठीक है, तो यहां पे कौन सा है हमारा? क्रॉस एनालिसिस अक्रॉस मल्टीपल. ये गैलेक्सी स्कैमा की बात कर रहा है. इसमें क्रॉस एनालिसिस किस वजह से? मल्टीपल बिजनेस एरियाज है. बिजनेस एरिया से क्या मुराद है? हमारा जैसे सेल्स एक बिजनेस एरिया है, परचेज एक बिजनेस एरिया है, कर मल्टीपल बिजनेस एरिया को हम मॉनिटर कर सकते हैं. सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा. गैलेक्सी स्कीमा अप्लाई किया है, रिपोर्ट क्वेरीज लॉन्गर टाइम ले रही है, वो जाहिर है कॉम्प्लेक्स है, सिंपल थोड़ा ही है. टेबल रिलेशनशिप आर हार्डर टू मैनेज, जाहिर है वो मल्टीपल टेबल्स हैं, कुछ टेबल शेयर भी हो रहे हैं डायमेंशन टेबल. विच लिमिटेशन, कौन सी लिमिटेशन है? कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस एंड स्लोअर क्वेरीज. तो ये किसकी लिमिटेशन हुई हमारी, या किसका डिसएडवांटेज हुआ? गैलेक्सी स्कीमा. चले भाई, क्या मतलब, मान क्यों नहीं रहा ये? जी है, बिल्कुल है. ऐसे तो ऐसे ही सही. ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल सेल प्रोसेस चाहिए उनको, एक ही एरिया स्ट्रेट. इसका मतलब है गैलेक्सी तो निकल गया, बाकी बच गए दो, स्टार और स्नोफ्लेक. फिर आगे कह रहा है फास्ट सिंपल डैशबोर्ड चाहिए, सिंपल फास्ट चाहिए, सिंपल चाहिए. ये कौन सा होगा? स्टार. शाबाश, एक मिनट. हाँ ओके ओके ओके, कुछ नहीं, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है. नहीं ठीक करते हैं इसको, आप बेफिक्र हैं, परेशान ना होइए, कभी कभी आपको पता है हो जाता. चलिए जी, टॉपर्स. अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने CRN के साथ OL जरूर लिखा करें, वरना हम फिजिकल को और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ऑनलाइन वालों को अलग से प्राइज मिला करें. तो जब तक ऑनलाइन वाले इस अप्रोच पे नहीं आएंगे कि अपने CRN के साथ OL भी लिखा करें, ताकि पता चल जाए ऑनलाइन का स्टूडेंट है, हमारे लिए डिफ्रेंशिएट करना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा. फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ. अभी हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 4, हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 4 में हमारे भाई जरा किसी से बात करवा दे मेरी. ये भाई जो बिल्कुल एंड पे बैठे हैं, ये मोबाइल देख रहे हैं एंड पे. हाँ जी, जरा इनसे बात करवाएं.
मेरे भाई आप डेफिनेटली क्विज अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मैं कोई शक नहीं कर रहा। मैं मुझे बताइए आपकी क्लास में कितनी पोजीशंस आई टॉप 10 में से? क्यों भाई क्यों नहीं पोजीशन आई? क्यों नहीं आई मेरे भाई? क्या आप लाइक स्टूडेंट नहीं, आप मेहनती नहीं, आप पढ़ के नहीं आते आप लोग? तो फिर पोजीशन क्यों नहीं आई? ये फिजिकल वाले आपसे आगे क्यों निकल गए? रूम नंबर हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6, रूम नंबर 6 में भी बात करवाइए मेरी, ये फीमेल साइड से बात करवा ले, ये साथ ये जो बहन जी, हाँ जी सेकंड बिल्कुल इनसे बात करवा जी। आप बताइए आपकी हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में कितनी पोजीशंस आई? कितनी पोजीशंस? कोई पोजीशन नहीं आई। एक पोजीशन आई है। किन की पोजीशन आई है? किसी की पोजीशन आई है आपकी क्लास में? क्यों नहीं आई पोजीशन? क्या आप लोग पढ़ते नहीं है? पार्टिसिपेट कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है? हाई पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो पोजीशन क्या नहीं है? 4-5 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, बाकियों ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? पार्टिसिपेट किया करें, आप लोगों की पोजीशन आनी चाहिए जी। हाँ हमारा टेस्ट चैप्टर 5 का था, वो लास्ट वीक में नहीं हो पाया ना। हाँ अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 आपको चैप्टर 5 और 6 दोनों का टेस्ट दे दिया जाए, एक कल कर ले एक परसों कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें आपको टाइम खुला दे दिया जाएगा। मैं जाती तौर पे इस बात का कायल, मतलब ये ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन क्या है? चैप्टर 5 और 6 का कंबाइन एक टेस्ट बना लिया जाए, ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा होगी। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कल 5 और 6 का अलग अलग टेस्ट अपलोड किया जाए? और कितनों का ख्याल है कंबाइन सिंगल टेस्ट 5 और 6? अच्छा ऐसा करें, मैं कंबाइन टेस्ट के 2 हिस्से कर देता हूं, आप अलग अलग कर दीजिएगा। असल में मैनेज करना आसान है, आपके लिए भी कभी रिवीजन करना हो ना तो दोबारा टेस्ट को देखना होगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या कहते हैं? नहीं चलिए ठीक है, मैं शाम में टास्क करके फैसला कर लूंगा। चलिए अब चलते हैं हम, क्योंकि लगभग वो 50-50 है, 5 और 6 अलग अलग वाले और कंबाइन वाले। अब चलते हैं वापस हम अपने कंसेप्ट की तरफ। कल हमने स्टडी किया, अच्छा कल का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लेंथी था, ये मैंने आपको कल स्टार्ट में बता दिया था, और इसकी रीजन पता है क्या है? क्योंकि ये जो स्केमाज है ना, ये 3 स्केमाज इन कंपैरिजन पढ़ाने होते हैं। ऐसा नहीं अगर मैं कल 2 पढ़ा देता तो आज तीसरा पढ़ाता ना, तो वो फ्रेश कंसेप्ट ना होता, साथ में कंपैरिजन करने के लिए मुझे आज पहले 2 फिर से पढ़ाने पड़ते। तो चूंकि वो कंसेप्ट ऐसा है कि तीनों टाइप्स को हमने इकट्ठा ही पढ़ाना जरूरी है, इसीलिए हमने उसको इकट्ठा पढ़ाया। थोड़ी सी आपको कल एफर्ट ज्यादा करनी पड़ी होगी, लेकिन उसकी कंपनसेशन आज आपको मिल जाएगी। वो कैसे? आज बराए नाम आपके लिए नई चीजें हैं, बराए नाम। नहीं जल्दी छुट्टी नहीं होनी, वो तो टाइम हमने ऐसे स्लो ही गुजारना है, गपशप लगा के कुछ इधर उधर की बातें करके। इधर उधर की बात तो खैर नहीं करते हम, लेकिन छुट्टी टाइम पे होगी। हाँ हम एक काम कर सकते हैं, क्या? रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं ताकि जरा पक्का हो जाए कंसेप्ट मजीद। तो जरा मुझे बताइए कंपैरिजन ऑफ स्केमा टाइप्स, अगर आपने कल का कंसेप्ट पढ़े हुए हैं ना, कल और परसों के, तो आज का लेक्चर आपकी एक तरह से सिर्फ रिवीजन ही है, और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। और फिर आपने आज इस पूरे चैप्टर की रिवीजन भी करनी है, कल आपका टेस्ट भी है ना, रिवीजन भी करनी है। कल के लेक्चर में हम इसके पहले क्वेश्चंस को क्विकली डिस्कस करेंगे, फिर नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। नया चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह हम, लेकिन पहले हम इसको रिवाइज करेंगे। कंपैरिजन ऑफ स्केमा टाइप्स। स्केमा कितनी टाइप्स थे? कौन कौन से? स्टार स्केमा, स्नोफ्लेक स्केमा, गैलेक्सी। अब कंपैरिजन कर रहा है। पहली चीज आपने जब इसको याद करना है तो क्या सारा एज इट इज याद करना है? अच्छा याद करने से मुझे याद आया कि आप लोगों के स्टडी गाइड बना के चैप्टर 1 की मैंने शेयर कर दी है कि चैप्टर 1 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज अहम है, कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, कौन सा अहम नहीं है। अहम तो सारे ही हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव इंपॉर्टेंस किसकी हाई है, किसकी मॉडरेट, किसकी लो। फिर उसके बाद उसमें यह भी बताया स्टडी गाइड में कि एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा। कोई रटे वाला सवाल पूछेगा किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से पूछ सकता है, और किस में से केस स्टडी का क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर उसमें से आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को तैयार कैसे करना है, किस चीज को रटा लगाना है, किस चीज को सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेना है, वो भी लिख दिया। और फिर उसके बाद आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड पे क्वेश्चंस हैं,
तो रिवीजन स्टेज के ऊपर कौन सा क्वेश्चन आपको रिवाइज करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन फेज पे आप सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं ना कर सकते। तो उसमें हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एक एक दो दो क्वेश्चन, ये डॉक्यूमेंट बना के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है, आपको मिल गई है, पता चल गया आपको ये डॉक्यूमेंट्स का, शाबाश। चलिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख लीजिएगा, ऑनलाइन के ग्रुप्स में भी शेयर कर दी गई है, आप तो जाके आसानी से सर्च कर सकेंगे। लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर उन्होंने लेट देखा है तो मैसेज आए होते हैं, तो प्रीवियस डेज में जाके, रेलिवेंट डे में जाके आपको ये डॉक्यूमेंट ढूंढना पड़ेगी। और मैं कोशिश करूंगा, पक्का वादा नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके टर्म टेस्ट से पहले जितने भी हमारे चैप्टर हैं, 6 चैप्टर, उन सब का ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूं। लेकिन इसमें थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा होती है और टाइम लगता है। बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि सारे अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं 1 बाय 1 सबके स्टडी गाइड टर्म टेस्ट से पहले शेयर कर दूं, ताकि रिवीजन में आपके लिए आसानी हो जाए। जी, नॉर्मलाइजेशन वाला पीडीएफ, उसकी ज़रूरत है? वो वैसे क्लास में डिस्कस हो गया था। मैं ठीक है, बिल्कुल शेयर कर देता हूँ। ठीक है, उसमें मजीद एग्जाम्पल भी शेयर कर दूं, लेकिन फिर वही एग्जाम्पल ठीक है, चलें ठीक है, ओके। कंपैरिजन ऑफ स्केमा टाइप्स, ये टीए है हमारे बैठे हुए क्लास में, मुझे याद करवा दिया, टीए से कहेगा मुझे याद करवा दिया ये टास्क। स्टार स्केमा, स्नोफ्लेक स्केमा, स्ट्रक्चर क्या है? स्टार स्केमा का क्या स्ट्रक्चर है? एक फैक्ट टेबल है और क्या है? बहुत से डायमेंशन टेबल्स हैं। एक फैक्ट टेबल, बहुत से डायमेंशन टेबल्स, और क्या ये डायमेंशन टेबल नॉर्मलाइज्ड हैं? डीनॉर्मलाइज्ड। क्योंकि अगर डायमेंशन टेबल को नॉर्मलाइज करेंगे, उसके लिए डायमेंशन टेबल को डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन यही होता है ना, मेन टेबल को मल्टीपल टेबल्स में, ताकि रिडंडेंसी ना हो सके। तो अगर नॉर्मलाइज करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? वो स्नोफ्लेक, वन फैक्ट टेबल विद नॉर्मलाइज्ड सब डायमेंशंस, जिसमें डायमेंशंस को नॉर्मलाइज किया जाता है, मतलब उसे मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड किया जाता है। और गैलेक्सी स्कीमा क्या है? मल्टीपल फैक्ट टेबल होते हैं। अच्छा, एक निशानी इसकी ये गैलेक्सी मल्टीपल फैक्ट टेबल, दूसरी निशानी क्या है? हाँ, डायमेंशन टेबल शेयर होते हैं। फिर इसके बाद नॉर्मलाइजेशन, स्टार स्कीमा में नॉर्मलाइजेशन होगी? नहीं होगी। स्नोफ्लेक स्कीमा में होगी, इसी वजह से स्नोफ्लेक बनता है। अच्छा, गैलेक्सी स्कीमा में मे भी हो, मे भी, क्योंकि इसका फोकस नॉर्मलाइजेशन के ऊपर नहीं है, इसका फोकस है मल्टीपल फैक्ट टेबल और शेयर डायमेंशन, उस पे फोकस है। तो मे भी जो डायमेंशन शेयर हो रहा है वो नॉर्मलाइज हो, मे भी ना हो। यानी एक स्टार स्कीमा को दूसरे स्टार स्कीमा के साथ मिला के शेयर करवा देंगे, वो भी गैलेक्सी बन जाएगा स्कीमा। इधर एक स्टार स्कीमा है, इधर दूसरा स्टार स्कीमा है, उनका कॉमन कर दें। अगर दोनों में जो डायमेंशंस हैं वो नॉर्मलाइज नहीं है, डीनॉर्मलाइज्ड है, तो जो गैलेक्सी स्ट्रक्चर क्रिएट होगा वो भी डीनॉर्मलाइज्ड होगा। लेकिन अगर जिस डायमेंशन को आप शेयर कर रहे हैं वो नॉर्मलाइज्ड है, तो फिर जो गैलेक्सी स्ट्रक्चर है वो भी क्या होगा? नॉर्मलाइज्ड होगा। ये तो डिपेंड करता है जिस डायमेंशन को शेयर कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो नॉर्मलाइज है। इसलिए उसने कहा पार्शली नॉर्मलाइज, 50-50, मे भी हो, मे भी ना। कंप्लेक्सिटी, स्टार स्कीमा सेम, स्नोफ्लेक और गैलेक्सी स्कीमा। क्वेरी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा फास्ट किसकी है? स्टार फ्लैग। और अच्छा, होना ये चाहिए था इसकी फास्ट, इसकी मॉडरेट और इसकी स्लो। लेकिन इसकी स्लो क्यों है? क्योंकि इसमें जॉइंट्स ज्यादा हैं, नॉर्मलाइजेशन ज्यादा है, टेबल ज्यादा है। इसकी वजह से डाटा मैनेजमेंट तो एफिशिएंट हो गई, डाटा मैनेजमेंट में एफिशिएंसी हो गई, रिडंडेंसी कम हो गई, लेकिन मोर जॉइंट्स की वजह से ज्यादा कनेक्शन क्रिएट किया है ना, ज्यादा कनेक्शन की वजह से क्वेरी में भी स्लो हो। जबकि गैलेक्सी स्कीमा में वो सब डिवीजन नॉर्मली हो सकता है ना हो, तो इसलिए इसमें इसकी क्वेरी परफॉर्मेंस मॉडरेट है। स्टोरेज एफिशिएंसी किसकी स्लो है? लो, किसकी लो? स्टार। क्यों लो? हाँ जी, क्योंकि रिडंडेंसी होगी इसमें। जब रिडंडेंसी होती है, आपको रिडंडेंट डाटा स्टोर करने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। भाई ऐसा ही ना, डीनॉर्मलाइज्ड डाटा में सबसे बड़ा मसला क्या है? स्टोरेज का। क्योंकि आपका डाटा रिपीट हो रहा होता है, आपकी स्टोरेज ज्यादा होती है। एक ही फाइल, एक ही तरह का डाटा जो है वो 10 जगहों पे मेंटेन हो रहा होगा।
इसीलिए इसमें जो स्टोरेज एफिशिएंसी है वो लो है। और स्नोफ्लेक्स स्कीमा में हाई क्यों हाई है? नॉर्मलाइजेशन से टेबल्स की तादाद ज्यादा हो गई लेकिन रिडंडेंसी कम हो गई। और टेबल की ज्यादा तादाद से भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो एक ही टेबल के छोटे 3 हिस्से कर दिए, ठीक है, एक एक लेके आए उसके 10 हिस्से कर दें, मैनेज करना आसान है। फ्रिज में एक एक रखना मुश्किल है, उसके 10 हिस्से करके जो जो जहां जहां फिट है वो आसान है। क्या 10 हिस्से करेंगे तो उसका केक का साइज बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ जाएगा। तो यही एक बड़ा टेबल है, उसके 3-4 हिस्से कर दिए नॉर्मलाइजेशन में, तो मैनेज करना एफिशिएंट हो गया लेकिन स्टोरेज पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये ना समझिएगा नॉर्मलाइजेशन से एक मिसकंसेप्शन होती है कि शायद नॉर्मलाइजेशन से चूंकि टेबल्स की तादाद बढ़ रही है इसलिए उसमें ज्यादा स्टोरेज चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसमें तो बल्कि एफिशिएंसी है। तो इसीलिए स्टोरेज एफिशिएंसी स्टार स्कीमा में लो है, स्नोफ्लेक में हाई है और गैलेक्सी स्कीमा में मॉडरेट। क्यों? वही रीजन जो क्वेरी परफॉर्मेंस की रीजन थी कि मे भी उसमें नॉर्मलाइजेशन हो मे भी ना हो। स्टार स्कीमा में एफिशिएंसी लो क्यों है? इसकी रीजन क्यों है? क्या है रीजन? स्टोरेज एफिशिएंसी लो होने की रीजन क्या है? रिडंडेंसी है, नॉर्मलाइजेशन नहीं है। और इसमें स्टोरेज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंट है, मतलब कम स्टोरेज यूज कर रहा है। इसका यह मतलब ना समझेगा कि स्टोरेज हाई है। सिर्फ स्टोरेज नहीं बढ़ना आपने, स्टोरेज एफिशिएंसी किस वजह से हाई है? और इसमें मॉडरेट क्यों है? क्योंकि ऊपर हम डिस्कस कर सके मे बी ये फ्लेक्सिबिलिटी स्टार स्कीमा की क्या है? लिमिटेड, यानी अपग्रेडेशन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। ठीक है, ऐसा ही एक टेबल है उसके इर्द गिर्द कितनी चेयर लगा सकते हैं? 4, 6, 8, बस, इससे ज्यादा तो नहीं। ये स्ट्रक्चर तो यहां पे खत्म हो जाएगा, लिमिटेड। स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या कर सकते हैं? हाई, हाँ, टेबल के साथ आगे दूसरे 2 टेबल और लगा दी, उन टेबल के साथ और टेबल लगा चेयर बनाते जाए। और गैलेक्सी स्कीमा में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? वेरी हाई। एक एरिया क्या, आप मल्टीपल एरियाज को भी शो करवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप जो है आपको डैशबोर्ड चाहिए, वो सिर्फ आपने सेल्स का एनालिसिस करना है कि सेल्स और परचेसेस दोनों का इकट्ठा एनालिसिस करना है, यहाँ की इन्वेंट्री का भी एनालिसिस करना है। वो डिपेंड करता है इसमें। यूज केस स्मॉल कंपनीज के लिए, स्मॉल वेयर हाउस के लिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा बेहतर है? और लार्ज और कम्प्लेक्स सिस्टम के लिए, और पूरे कंपनी लेवल पे अगर हमारा एक इन्वेंट्री वेयर हाउस है, उसमें सिर्फ एक तरह की इन्वेंट्री है, कौन से वाला बेहतर है? स्टार। अगर मल्टीपल टाइप्स की इन्वेंट्री, थोड़ा सिस्टम कम्प्लेक्स हो गया, स्नोफ्लेक। और अगर हम इन्वेंट्री के साथ सेल, परचेजेस वगैरह ये भी एनालिसिस करना चाहते हैं, एंटरप्राइज वाइड, गैलेक्सी। एग्जाम्पल क्या है? स्टार स्कीमा में सिंपल सेल्स की रिपोर्ट चाहिए आपको, सेल्स कितनी हुई, सिंपल सेल। और अगर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट हैं और आपको प्रोडक्ट वाइज सेल्स चाहिए, है अभी भी सेल्स ही, लेकिन क्या हुआ, प्रोडक्ट वाइज उसको कर दिया, सब डायमेंशन बना दी। अब क्या करें? अब कौन सा वाला सिस्टम बेहतर है? स्नोफ्लेक सिस्टम बेहतर है। हिरार्किकल सेल्स डाटा, मतलब हिरार्की, ठीक है। जैसे फर्स्ट किया हिरार्की में क्या है, मंथ वाइज सेल बता रहा है, सिंपल में। हिरार्की में क्या है, हमें वीक वाइज चाहिए, हमें डे वाइज चाहिए, तो फिर आपको सिस्टम थोड़ा मजीद सब डिवाइड करना पड़ेगा। एनुअल सेल को सब डिवाइड करना पड़ेगा मंथली सेल में, मंथली सेल को सब डिवाइड करना पड़ेगा वीकली सेल में। हिरार्किकल डाटा अगर मेंटेन करना चाहते हैं, स्नोफ्लेक स्कीमा यूज करें। और अगर सेल्स को और इन्वेंट्री का कंबाइन एनालिसिस करना है, गैलेक्सी भाई कितनी सेल्स हो तो इन्वेंट्री लेवल कितना होना चाहिए, कितनी सेल हो इन्वेंट्री लेवल कितना होना चाहिए। ऐसा हो सकता है दो सिस्टम का आपस में रिलेशनशिप हो, तो फिर गैलेक्सी स्कीमा। क्लियर जी? चलिए, ये था हमारा एक तरह से हमारी क्विक रिवीजन भी हो गई, कंपैरिजन भी पढ़ लिया। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल कंसीडरेशन फॉर चूजिंग स्कीमा। एक स्कीमा को चूज करना है, प्रैक्टिकल कंसीडरेशन क्या आपको समझ आई गई होगी क्या भला? स्टार स्कीमा के लिए कब चूज करना चाहिए हमें? स्मॉल टू मीडियम साइज वेयर हाउस हो,
यह वेयर हाउस से मुराद डाटा वेयर हाउस है। वेयर हाउस से मुराद वो ना समझिएगा जहां पे तय खाना गोदाम, वो नहीं, डाटा वेयर हाउस। चूज फॉर दिस फॉर स्मॉल और मीडियम साइज वेयर हाउस दैट नीड फास्ट एंड सिंपल, ओके। और स्नोफ्लेक स्कीमा कब सूटेबल है? जब हमें स्टोरेज एफिशिएंसी चाहिए और डाटा एक्यूरेसी भी चाहिए, क्योंकि फर्दर सब डिवीजन हो रही होती है तो एक्यूरेसी के ऊपर फोकस ज्यादा हो जाता है, और खास तौर पे स्टोरेज एफिशिएंसी से। स्टार स्कीमा में तो स्टोरेज एफिशिएंसी नहीं होती ना, क्या होती है? स्टार स्कीमा में स्टोरेज एफिशिएंसी लो थी। हाँ जी, तो अगर आपको आपका सिस्टम जो है वो हायरार्किकल चाहिए, आपको स्टोरेज एफिशिएंसी चाहिए, तो फिर उसके लिए स्नोफ्लेक स्कीमा बेहतर है। गैलेक्सी स्कीमा कब? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मल्टीपल एरियाज को कंबाइन एनालिसिस करना हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मल्टीपल एरियाज को कंबाइन करना है, वो क्या करें? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल एरियाज, कौन सा स्कीमा? गैलेक्सी स्कीमा। ठीक है, यहां पे टर्म यूज हुई है डाटा मार्ट। डाटा मार्ट को समझे एरिया ही कह रहा है, उस पर उसने एरिया ही बोला है ना, कंबाइंड इन्वेंटरी डाटा। इसको भी एक्सप्लेन करना है, आज का हमारा कंसेप्ट यही है जो हमने सीखना है। ट्रेड ऑफ क्या है? आपको कोई एप्रोप्रिएट मॉडल सेलेक्ट करते हुए थोड़ा ट्रेड ऑफ भी करना पड़ता है, किसका? परफॉर्मेंस का स्टोरेज के साथ। ठीक है, स्टार स्कीमा क्या प्रोवाइड करता है आपको? स्पीड। और जो स्नोफ्लेक स्कीमा क्या प्रोवाइड करता है? स्टोरेज एफिशिएंसी। तो अगर आप स्पीड ज्यादा चाहते हैं, स्टार से स्टोरेज एफिशिएंसी ज्यादा चाहते हैं, ट्रेड ऑफ तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरेज एफिशिएंसी के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं, स्टोरेज एफिशिएंसी के लिए ट्रेड ऑफ नहीं करना पड़ता, नॉर्मलाइजेशन कर। स्केलेबिलिटी वर्सेस सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी चाहते हैं तो, स्केलेबिलिटी चाहते हैं तो गैलेक्सी या जो है वो स्नोफ्लेक। ठीक है, गैलेक्सी स्ट्रक्चर स्केलेबल जरूर है लेकिन डिजाइन उसका कॉम्प्लेक्स है। स्नोफ्लेक स्केलेबल जरूर है, कॉम्प्लेक्स है। टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं? इस सारे डाटा को प्रेजेंट करने के लिए टूल जो होते हैं, दो टूल्स आप सिलेबस में लिख लीजिए, पावर बीआई और टैब्लू। पावर बीआई ज्यादा फेमस है। ठीक है, कहता है ये सिस्टम यूज करिए, हर स्कीमा को डील करते हैं और आपके सामने इंफॉर्मेशन को डाटाबेस मैनेज भी कर लेंगे और आपके सामने प्रेजेंट भी कर लेंगे। प्रेजेंटेशन के लिए भी टूल्स यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब आज का ये ओके। आज आपने क्या करना है? रिवीजन करनी है और सारे क्वेश्चंस को लाजमी आपने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, कितने स्टूडेंट्स हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पढ़ने के बाद एंड पे क्वेश्चंस को रिटर्न अटेम्प्ट करते हैं? रिटर्न ये हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 4 में कितने स्टूडेंट्स रिटर्न अटेम्प्ट कर रहे हैं? शाबाश। एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट ही है, एक स्टूडेंट है, ये अच्छा काम करते हैं, शाबाश। और हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 6 में दो चार स्टूडेंट्स अब ऐसे ना करें, रिटर्न असाइनमेंट के बगैर जो है वो आपके लिए इस पेपर को अटेम्प्ट करना मुश्किल होगा। ठीक है, कल वो जो आपका मैं देख रहा था स्टडी गाइड बनाने के लिए आई कैप का क्वेश्चन बैंक के सब्जेक्ट का, उसमें भी जो ज्यादातर क्वेश्चन थे वो रिप्रोडक्शन वाले थे। क्वेश्चन बैंक जो आई कैप का, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन क्या थे? रिप्रोडक्शन वाले थे। ठीक है, याद करने वाले थे। तो जाके आप देख लीजिएगा उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब लिखेंगे तो मेमोराइज भी ऑटोमेटिकली होता रहेगा, और इससे एक ये फीलिंग भी आती है कि इस दफा शायद वो ज्यादा फोकस मेमोराइजेशन के ऊपर करे पेपर में, लेकिन बहरहाल केस स्टडी की भी हमने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये जो आपको डेली क्विज दिया जाता है ना, इसमें छोटी छोटी केस स्टडीज होती हैं। असल में ये केस स्टडी माइक्रो लेवल की केस स्टडीज हैं, इसी तरह की जो है वो लार्ज लेवल पे केस स्टडीज होंगी। ठीक है, और ये जो चैप्टर कंप्लीट होगा इसके बाद हमने केस स्टडी की प्रैक्टिस भी क्या करें, नेक्स्ट वीक से करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है ये, यहाँ ऐसा करते हैं टर्म टेस्ट के बाद कर लें। हाँ, टर्म, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आपको डालना चाहता, टर्म टेस्ट के बाद कर लेंगे। टर्म टेस्ट में हमारे 6 चैप्टर्स है ना? 5 है कि 6 है? 5 है, मैं तो कहता हूँ 6 कर ले।
क्या हाल है? 6 कर ले। कितने स्टूडेंट का ख्याल है 6 चैप्टर्स कर ले? हाँ ये पूरा सेट हो जाएगा हमारा। कितने स्टूडेंट का ख्याल है 5 रहने दे? 6 कर लेते हैं, मेरा दिल भी है 6 कर ले, थोड़ी सी हिम्मत कर ले। हाँ चले 6 ठीक है। आपको जो ऑफिशियल शेड्यूल शेयर किया था उसमें कितने थे? ऑफिशियल शेड्यूल में 5 थे। पांच 6 कर ले। कितने स्टूडेंट का ख्याल है छठा चैप्टर भी इंक्लूड होना चाहिए? कितनों का ख्याल है नहीं होना चाहिए? 50-50, सारे फैसले आपके 50-50 होते हैं। कर लेते हैं थोड़ा। उसमें सिर्फ एक ही मसला है, मतलब एक ही मुश्किल कंसेप्ट है इसमें पूरे में। कौन सा? नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन अब आपको किसी हद तक आप उसके साथ कंफर्टेबल हो गए होंगे, ठीक है। चलिए इंक्लूड कर लेते हैं, जरा पूरा हमारा सेट अच्छा बन जाए। चलिए अब डाटा मार्ट क्या है? सिंपल एक लफ्ज बोलूंगा, डाटा मार्ट है वेयर हाउस का सबसेट। वेयर हाउस क्या है भला? वेयर भाई जहां पे हमारा भाई कंपनी किसी भी कंपनी का जो डाटा है वो तो बहुत से सिस्टम पे से जनरेट हो रहा होता है। ऐसा ही है, कंपनी का डाटा सेल्स सिस्टम अलग, परचेज सिस्टम अलग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम अलग है, ठीक है। डिफरेंट सिस्टम है, ये सारे सिस्टम है। फर्ज कीजिए ये सारे हमारे सिस्टम है। कैसे करें? ये सेल्स सिस्टम एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, सेल्स सिस्टम में हमारा डाटा आ रहा है। और कौन सा सिस्टम? परचेज सिस्टम, डाटा आ रहा है। और कौन सा है? फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, पेरोल, कुछ भी कर सकते हैं, पेरोल कर लेते हैं। भाई हर सिस्टम से डाटा आ रहा है, ऐसा ही है। हमें इस सिस्टम डाटा को अलग अलग रखना चाहिए कि हम इसका एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे सारा डाटा ला के उधर स्टोर कर दें, और हमने कोई भी एनालिसिस करना हो, चाहे सेल्स का, परचेज का, इन्वेंट्री का, पेरोल का, एक्सपेंसेस का, वो उसी एक डाटाबेस को एक्सेस करे, सारा एनालिसिस वहीं पे मौजूद हो। बताइए, हर एक एरिया का अलग अलग डाटाबेस क्रिएट करें कि एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस हो, कि एक जगह से ही सारा डाटा मिल जाए। ओके, यहां पे हमने क्या किया? ये सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बनाया। क्या किया? ये सेंट्रलाइज्ड। इसको क्या नाम दिया हमने भला? डाटाबेस वेयरहाउस। क्या नाम दिया? डाटाबेस वेयरहाउस। जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें पेरोल का डाटा भी आ रहा है, परचेजेस का भी, सारा जितने भी सिस्टम है कंपनी के, सबका डाटा इधर आ रहा है। लेकिन एज इट इज नहीं आ रहा, एक सिस्टम के जरिए आ रहा है। वो सिस्टम क्या है? ETL, बल्कि इसको ऐसे करते हैं ETL, ठीक। एक्सट्रैक्शन हो रही है, ये डाटा है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, यहां पे लोड किया जा रहा है। और अगर किसी ने इसको व्यू भी करना, अगर इसमें व्यू वाला पॉइंट भी डिस्कस कर दे तो फिर क्या होगा? भाई इधर एक बंदा बैठा होगा, ये इसका लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है, जो भी है इधर बैठा है टेबल पे, और ये कौन सी, ये इसको व्यू कर रहा है। ये कौन सी लेयर होती है? प्रेजेंटेशन लेयर्स की बात करें तो ये होगी एक्विजिशन लेयर, ये क्या? स्टेजिंग लेयर, ये क्या है? स्टोरेज लेयर, और ये प्रेजेंटेशन लेयर। भाई यहां तक क्लियर? ये है हमारा डाटा वेयरहाउस। अब असल में कंसेप्ट क्या है? ये सारा डाटाबेस एक जगह पे आ गया, ठीक है। एक ऑप्शन है आपके पास, एक कंपनी में स्ट्रक्चर आपने बनाना है, उसमें आप बहुत से एम्प्लॉइज हैं। अब ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा लिंक करते हैं, एग्जांपल इररिलेवेंट है लेकिन कंसेप्ट मिल जाएगी। हम जब ट्रेनिंग पे जाते हैं ना डिफरेंट कंपनीज में, तो दो तरह की कंपनीज होती थी। एक वो जिसमें हायरार्की को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था, नॉर्मली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हर पर्सन का अलग अलग रूम होता था, ठीक है। उस जगह तक जाने के लिए ना वो पहले उसे टाइम ले, फिर उसके बाद उस रूम से पहले उसे कुछ PA होता था, उससे अवेलेबिलिटी को कंफर्म करना पड़ता था, जो टॉप लेवल के लोग होते थे उनके लिए। लेकिन एक स्ट्रक्चर होता था, ये हमारा उस वक्त PTCL का ऑडिट करने के लिए जाते थे, उसमें नॉर्मली स्ट्रक्चर होता था। फिर उसके साथ हम होंडा कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाते थे ना, वो भी एक कंपनी है,
और बड़ी कंपनी है, उसमें क्या सेटअप था, उसमें एक बड़ा सा हॉल रखा हुआ उन्होंने, एक ही हॉल है, वो सारे उसी में बैठे हैं, वो क्या क्लर्क और क्या CFO उसी हॉल में बैठे, उन्होंने कैबिन बनाए हुए हैं छोटे छोटे। वो कोई उनका कोई ऑफिसर कल्चर नहीं है, कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को इजीली एक्सेस कर सकता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट आते जाते मॉनिटर कर सकती है, जूनियर कैसे काम कर सकते हैं, जूनियर को कोई प्रॉब्लम हो ट्रबल शूटिंग के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जा सकते हैं। ये दो तरह के, इसको मैनेजमेंट में बोलते हैं एक टॉल स्ट्रक्चर, वो जो गवर्नमेंट साइड पे होता है, और एक होता है फ्लैट स्ट्रक्चर, ये जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में फॉलो होता है। ठीक है, ये दो तरह स्ट्रक्चर चलते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस तरह का जॉब करें। ये ऐसा नहीं है कि टॉल स्ट्रक्चर गलत है, लेकिन जब आप कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हो ना, गवर्नमेंट साइड पे, गवर्नमेंट वर्क के लिए तो ये ठीक है कि हिरार्की होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन कमर्शियली जब काम कर रहे हो तो फिर जो स्ट्रक्चर है इसको बेहतर समझा जाता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। लेकिन बहरहाल ये केस टू केस वेरी करता है कि किस जगह पे कौन सा सिस्टम बेहतर है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने डाटा वेयर हाउस है, हमारे पास ऑप्शन है क्या, पहले मुझे ये बताइए, क्या सारे का सारा डाटा यहाँ पे ला के इकट्ठा फेंक दें कि यहाँ पे उनके अलग अलग कैबिन बना दें? कैबिन बना दीजिए अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अलग अलग इनके कैबिन बना देंगे तो ये जैसे ये, अब क्या होगा वाला, अब सेल्स का डाटा है डाटा वेयर हाउस में ही, सारा अवेलेबल एक जगह पे ही है, लेकिन डाटा वेयर हाउस का एक छोटा सा हिस्सा है सबसेट, उसमें है ये सारा डाटा, किधर आएगा, सबसेट में। सबसेट में डायरेक्ट वेयर हाउस में इकट्ठा नहीं कर दिया, उसके छोटे छोटे कैबिन बना दिए, ये अलग कैबिन में आ गया, ये वाला अलग कैबिन में आ गया। फिर से सुन ले, है एक ही वेयर हाउस के अंदर, एक वेयर हाउस के अंदर हमने उसको छोटे छोटे उसके कमरे बना दिए समझ लीजिए, और वहां पे वो उसका रेलिवेंट सिस्टम का डाटा अब अलग अलग पार्ट सबसेट ऑफ द डाटा वेयर हाउस में आ रहा है। सेम यहां पे ये जो छोटा सा कैबिन या रूम है ना, बड़े से डाटा वेयर हाउस में, बड़ी बिल्डिंग के अंदर ये छोटा रूम है जिसके अंदर हर सिस्टम का अलग अलग डाटा रख रहे हैं, इसको बोलते हैं डाटा मार्ट। ये है डाटा मार्ट, ये मार्ट। प्रॉब्लम अभी भी वही, मतलब सिस्टम अभी भी वही है क्या, कि सारा सिस्टम यूनिफाइड एक ही जगह पे आपको डाटा मिल रहा है, लेकिन आपने क्या किया उसको अलग अलग डाटा मार्ट। यही कह रहा है, देखे क्या कहता है, कहता है डाटा मार्ट क्या है, सबसेट ऑफ डाटा वेयर हाउस है। इसमें क्या होता है, ये स्मॉल, पूरे डाटा वेयर हाउस का एक स्मॉल और फोकस पार्ट है। स्मॉल पार्ट तो समझ आता है, फोकस कैसे, क्योंकि ये फोकस होगा सेल्स के साथ, ये फोकस होगा सेल्स के साथ डाटा मार्ट। ठीक है जी। क्विक एक्सेस फॉर रिपोर्टिंग एनालिसिस, अगर आपने सिर्फ मार्केटिंग का एनालिसिस करना है, आप आसानी के साथ वेयर हाउस के अंदर आसानी के साथ मार्केटिंग का सारा डाटा एक जगह पे मौजूद है, हालांकि दूसरे का भी एनालिसिस साथ ही मौजूद है, अगर करना चाहिए वो भी कर सकते हैं अदर डिपार्टमेंट्स। क्विक एक्सेस फॉर रिपोर्टिंग एनालिसिस। ठीक है, अब आपने क्या किया, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुई, बेहतर हुई, कैसे बेहतर हुई, क्योंकि इररिलेवेंट डाटा आपका अलग, रिमूव की बजाय सेपरेट का वर्ड यूज कर ले तो वो बेहतर है कि वो सेपरेट हो गया। हम रिमूव से ऐसे लगता है जैसे डिलीट कर रहे हो, हमने इररिलेवेंट डाटा को सेपरेट कर लिया, हमने उसकी सेगमेंटेशन कर ली, हमने उसकी पार्शियल डिवीजन कर ली। ठीक है, जैसे जो मार्केटिंग मार्ट होगा उसमें कौन सा डाटा होगा, सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड, क्या कैंपेन चलाई, उनका रिजल्ट क्या हुआ वगैरह वगैरह। भैया डाटा मार्ट का कंसेप्ट समझ आया, क्या फायदे हैं डाटा मार्ट्स के, स्पीड, फास्ट क्वेरी और रिपोर्ट, क्योंकि रेलिवेंट क्वेरी, अगर आपकी क्वेरी सिर्फ एक डिपार्टमेंट से रिलेट कर रही है, आप उसी डिपार्टमेंट के डाटा पे क्वेरी परफॉर्म करेंगे, क्विकली रिजल्ट आ जाएंगे, क्विकली रिजल्ट। ठीक है जी। फिर इसके बाद ओनली रेलिवेंट डाटा पर डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में सिर्फ उसी का रेलिवेंट डाटा मौजूद है, फोकस आपका हो गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कहते हैं हाँ, इसमें इसकी डाटा मार्ट की दो टाइप्स है, डिपेंडेंट डाटा मार्ट और इंडिपेंडेंट डाटा मार्ट। अगर आप क्या करते हैं, पहले सारा डाटा आपका वेयर हाउस में आता है,
वेयर हाउस में आने के बाद उसको डाटा मार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन क्या है, वेयर हाउस को इग्नोर करें, डायरेक्ट जो आपका सिस्टम है वो डायरेक्ट डाटा मार्ट में आ जाए। यानी अगर मैं ये स्ट्रक्चर जो आपके दिया जो नॉर्मली है डाटा वेयर हाउस का, आपने इसी को ध्यान में रखना है, ज्यादातर यही है। ये क्या है, एक बड़ा डाटा वेयर हाउस है, उसके अंदर आपने डाटा मार्ट, डाटा पहले वेयर हाउस में आएगा, वेयर हाउस के बाद अपने रेलिवेंट डाटा मार्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसको नाम देते हैं डिपेंडेंट डाटा मार्ट, कि एक सेंट्रल डाटा वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस के समझ लीजिए हमने हिस्से कर दिए अलग। और इंडिपेंडेंट क्या है, ये देखिए अब ये डिपेंडेंट है, यानी इसमें आपको वेयर हाउस नजर आ रहा है और वेयर हाउस के अंदर वेयर हाउस पे डिपेंड कर रहे हैं डाटा मार्ट। अब इसको मैं इंडिपेंडेंट डाटा मार्ट बनाने लगा, वो कैसे बनेगा, सिंपल, ये अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेंट्रल से जो सिस्टम से डाटा आ रहा है वो डायरेक्टली किधर आ रहा है, डाटा मार्ट। यानी इसमें सेंट्रल सिस्टम नहीं है, डाटा वेयर हाउस नहीं है। इसका मतलब है ये डाटा मार्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर डिपेंडेंट सिस्टम होता ना, उसमें डाटा वेयर हाउस को डिलीट करते तो क्या होता, डाटा मार्ट भी ऑटोमेटिक डिलीट, क्योंकि उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। और इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि डाटा मार्ट इंडिपेंडेंट है। अब अगर वेयर हाउस में कोई प्रॉब्लम आती है, वेयर हाउस डिलीट होता है, तो डाटा मार्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये है डाटा, नहीं इनमें प्रॉब्लम आ भी सकती है वेयर हाउस में, ये डिपेंड करता है, ठीक है। कि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं, कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो कंबाइंड, लेकिन कुछ अलग भी होते हैं। बहरहाल इसमें फिर काफी हद तक चीजें हमारी सेफ रहेगी, इफेक्ट नहीं होगा। तो ये डाटा मार्ट के बेसिक कंसेप्ट क्या है, डाटा मार्ट का क्या है, डाटा वेयर हाउस के अंदर डिफरेंट सबसेट बना दीजिए। आपने हमेशा जब कभी डाटा मार्ट के बारे में सोचता है ना, इसके बारे में सोचना है डिपेंडेंट, इसके बारे ये तो बस छोटा सा उसने कंसेप्ट बताया है। असल में डाटा मार्ट जो है वो हमारा डाटा वेयर हाउस के अंदर ही डाटा वेयर हाउस होना जरूरी है। मतलब उसके इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन कॉमन प्रैक्टिस यही है। तो इसलिए जब कभी डाटा मार्ट का कंसेप्ट जहन में आए ना, टाइप के तौर पे इसको समझ लें, लेकिन प्रैक्टिस में ये लेस कॉमन, ये आपके हमेशा जहन में आना चाहिए, डिपेंडेंट। क्लियर, ये है हमारा डिपेंडेंट डाटा। तो फिर से बताइए डाटा मार्ट क्या है, सबसेट किसका, डाटा वेयर हाउस का। भाई फर्क क्या है, डाटा वेयर हाउस में ये सेंट्रलाइज्ड डाटा, सारे सिस्टम्स का डाटा सारा वेयर हाउस में आ जाता है। और फिर डाटा मार्ट क्या है, उसमें हम इसको डिफरेंट, हर सिस्टम का अलग अलग सब सेट बना देते हैं, उस सब सेट को हम कहते हैं डाटा मार्ट। उसका फायदा क्या होता है, स्पीड हाई हो जाती है क्वेरी की, फोकस हो जाते हैं हम। डाटा मार्ट दो टाइप्स कौन कौन सी है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट डाटा मार्ट कौन सा है, जो कि सेंट्रल डाटा वेयर हाउस से बिल्ड किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। इंडिपेंडेंट कौन सा है, इसके लिए सेंट्रल डाटाबेस जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी आप उसको बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फास्ट सेटअप फॉर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक यूज, हाँ जी। इंडिपेंडेंट है तो वो डायरेक्टली उधर आपके पास एक्सेस होगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बड़ी सी फैक्ट्री हो, उसके अंदर आपने अपनी हर इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए अलग अलग रूम रख दिया हो, ठीक है। तो आपने अगर कोई एक टाइप की इन्वेंट्री ढूंढनी है, आपको पता है वो कहां से मिलेगी। एक ऑप्शन क्या है कि आप अलग अलग रूम ले ले, एक फैक्ट्री बड़ी फैक्ट्री ना ले, उस एरिया के अंदर जहां पे आपने स्टोरेज करनी है, छोटे छोटे बहुत से अलग बिल्डिंग किराए पे या जो है वो दुकानें किराए पे ले ले। एक ऑप्शन ये भी है कि आप डाटा एस्टेब्लिश जरूर करें, लेकिन वेयर हाउस के बगैर। वो दूसरी ऑप्शन क्या है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री रेंट पे ले लीजिए, उसके अंदर छोटे छोटे सेक्शन बना दीजिए, हर प्रोडक्ट का अलग सेक्शन, ठीक है। ये एक तरह से उसकी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्लियर होगी ये बात। अब अगर फैक्ट्री होगी, उसके अंदर छोटे छोटे शॉप्स होंगी जिनमें हम अपनी इन्वेंट्री स्टोर कर रहे हैं, तो जो भी इन्वेंट्री आएगी उसे दो जगह से गुजरना पड़ेगा, एक फैक्ट्री के बड़े गेट से और दूसरा छोटे गेट से। थोड़ा सा टाइम में डिले हो सकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट इंडिपेंडेंट होगा
उसमें क्या होगा, उसमें फास्ट सेटअप होगा। फास्ट हो क्या, आपको एक ही दफा गेट में एंट्री करनी पड़ेगी, 2 दफा आपको चेकिंग नहीं करवानी पड़ेगी। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ डाटा मार्ट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? टाइम है अभी, क्या करें? कोई सवाल पूछना पूछ ले। जब इंडिपेंडेंट होगा तो ऑब्वियसली जैसे वेयर हाउस है उसके अंदर सारे इकट्ठे हैं। जब इंडिपेंडेंस होगा तो कोई सिर्फ एक स्पेसिफिक को ही एक्सेस कर सकेंगे, दूसरे को एक्सेस करने के लिए। हाँ देखिए, जब इंडिपेंडेंट होगा, क्वेश्चन स्टूडेंट का ये है कि सर जब डाटा मार्ट इंडिपेंडेंट होगा तो हम एक वक्त में किसी एक स्पेसिफिक को ही एक्सेस कर सकेंगे। हाँ जी, और ये स्पीड भी है, इससे हमारी स्पीड भी इंक्रीज होगी। हमें पता है कि हमने एग्जैक्टली किस जगह पे जाना है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। फिर से बता रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर 6 भी आप समझे शामिल है। चैप्टर 6 आपके सिलेबस में शामिल है। पहली चीज टर्म टेस्ट 1 में, दूसरी चीज आपने चैप्टर डेली एक चैप्टर जरूर रिवाइज करें। आज के लिए खास तौर पे चैप्टर 6 रिवाइज करना है, ताकि कल हम इसके क्वेश्चन जो है ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन, वो हमने अभी डिस्कस करने हैं ना, शायद एक दो के किए हों, बाकियों के नहीं किए। तो चैप्टर एंड क्वेश्चन हमने कल डिस्कस करने हैं, इसी बहाने आपकी टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।